हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम आपके विषय स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 4 भारत के विदेश संबंधों के बारे में एक क्विक रिवीजन करेंगे। मतलब एक छोटा-सा अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और आप कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आप अपने उत्तर अपने आंसर्स में लिखेंगे। ऐसा इस वीडियो में कुछ भी नहीं है जो पिछले 2 वीडियो में आपने अपने अध्याय में ना पढ़ा हो। यह एक क्विक रिवीजन है, एक बहुत जल्दी से एक अभ्यास के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको वो मेन पॉइंट्स महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रहें हर क्वेश्चन के बारे में। तो यह बहुत छोटा-सा वीडियो होगा और आइए एक जल्दी से अपने अध्याय 4 को परफेक्ट कर लेते हैं ताकि कोई भी संदेह ना रहे आपको इसमें कुछ समझ आया है या नहीं। तो पहला प्रश्न क्या आ सकता है आपके पार्ट से कि स्वतंत्रता के दशक में भारत की विदेश नीति क्या थी, कैसी रही थी? सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपको अपने उत्तर में जो पॉइंट लिखना है वो है गुटनिरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट की नीति रही थी भारत की विदेश नीति। ये थी शीत युद्ध के संदर्भ में, क्योंकि संदर्भ शीत युद्ध का था तो भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। दोनों बड़े गुट एक सोवियत संघ और अमेरिका से सामान्य दूरी बना के रखने के लिए यह नीति अपनाई गई थी। नेहरू की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें एक अलग प्रश्न भी आ सकता है कि प्रधानमंत्री नेहरू की क्या भूमिका थी गुटनिरपेक्षता आंदोलन में या विदेश नीति में? तो आप बोलेंगे कि यह गुटनिरपेक्षता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अफ्रो एशियाई एकता बनाने में नेहरू का बहुत बड़ा हाथ रहा था। भारत के प्रधानमंत्री थे। पंचशील समझौते के जो काफ़ी सारे पंचशील सिद्धांत थे, वह नेहरू ने फॉर्मुलेट किए थे, उन्होंने बनाए थे, उनकी देन थी। तो स्वतंत्रता के दशक में भारत की विदेश नीति थी गुटनिरपेक्षता की नीति। आपका अगला क्वेश्चन आ सकता है, अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या था? गुटनिरपेक्षता आंदोलन नव स्वतंत्र अफ्रो एशियाई देशों का आंदोलन था, जिसमें इन देशों ने शीत युद्ध के चलते दोनों बड़े खेमों से सामान्य दूरी बनाए रखने का फैसला किया था। सिंपल। अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है, 2 नंबर से ज्यादा का है, तो आप लिखेंगे कि बैंडोंग इंडोनेशिया में 1955 में इस आंदोलन की नींव रखी गई थी। 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था और पंचशील समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। गुटनिरपेक्षता आंदोलन अफ्रो एशियाई देशों का था, जिसमें उन्होंने दोनों बड़े खेमों से सामान्य दूरी बनाए रखने का फैसला किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या आ सकता है? हम बहुत बार बात कर चुके हैं पंचशील सिद्धांतों की, लेकिन आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि पंचशील सिद्धांत कौन से थे। तो पंचशील यानी 5 सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत थे, सबसे पहला एक दूसरे की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, यानी अपनी आंतरिक और बाहरिक पॉलिसीज, अपनी नीतियां हर देश खुद बना सके, उस देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना। परस्पर अनाक्रमण, मतलब अगर हम दोनों देशों ने पंचशील समझौता साइन किया है तो हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं, मतलब हमने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो परस्पर अनाक्रमण रहेगा। हम पंचशील देश जो है वो एक दूसरे पर आक्रमण या हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा प्रिंसिपल, तीसरा सिद्धांत। चौथा, समानता और परस्पर लाभकारी संबंध बनाएंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे जिनसे दोनों देशों को लाभ हो, फायदा हो। और फिफ्थ है, पांचवा सिद्धांत है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पंचशील देश एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। तो पंचशील सिद्धांत कौन से थे, यह आपको याद करना पड़ेगा, समझ आ जाने वाली बात है। पर अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, परीक्षा के मतलब से, तो आपको यह 5 सिद्धांत तो याद करने ही पड़ेंगे। एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान बनाए रखना, एक दूसरे देश पर
आक्रमण नहीं करना। तीसरा, अपनशील देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा, समानता और परस्पर लाभकारी संबंध बनाने। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है। अब यह प्रश्न भी आ सकता है कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन के प्रमुख नेता कौन-कौन से थे? अगर आपको याद हो तो हमने पहले वीडियो में भी समझा था। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रूमा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो। ठीक है, ये 5 नेता भी आपको याद करने पड़ेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न आपसे आ सकता है, भारत और चीन के संबंध कैसे रहे हैं आज़ादी के बाद से? या इसमें से कोई छोटा प्रश्न भी आ सकता है, जैसे चीन ने 1962 पर भारत पर आक्रमण क्यों किया? भारत ने अ, कौन से तिब्बत के कौन से धार्मिक नेता को राजनीतिक शरण दी थी? तो इसके लिए हम पहले क्रोनोलॉजी समझेंगे, यानी कालक्रम समझेंगे, टाइमलाइन समझ लेते हैं, ठीक है? 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद चीनी क्रांति क्या हमें पता है, चीनी क्रांति हुई, भारत ने उसको इंटरनेशनल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर रिकॉग्निशन दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता देकर उसकी सहायता करी। ये आपके ऊपर है अगर आप संदर्भ लिखना चाहते हैं तो। पर 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया था भारत और चीन के बीच में। 1954 में भारत यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ शांतिपूर्ण से अस्तित्व पंचशील की घोषणा कर दी थी, तो भारत को विश्वास हो गया था कि चीन भारत पर हमला नहीं करेगा। 1959 में चीन ने तिब्बत पर और तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करने शुरू किए, उनके कल्चर और धर्म को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए 1959 में भारत ने तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण दी और यह बात से चीन वाकई खुश नहीं हुआ। 1959 तक चीन ने जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर वहां पे सड़क का निर्माण कर लिया था और 1962 में तो चीन ने एक तरफा भारत पर युद्ध ही घोषित कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर कब्जा कर कर असम के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उसने ये युद्ध विराम, एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया था। तो आपको अगर ये कालक्रम समझ में आ जाएगा तो आप इसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, है ना? आपको अगला प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि 1962 के भारत और चीन का भारत पर हमले का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें आपको महत्वपूर्ण 5 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं कि इस हमले से भारत की वैश्विक छवि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारत को बाकी देशों से सहायता मांगनी पड़ी क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड युद्ध था, मतलब भारत ने अपेक्षा नहीं करी थी ना कि चीन ऐसा कर देगा। रक्षा मंत्री वीके कृष्णन मेनन के साथ-साथ और भी कई आर्मी ऑफिसर्स ने इस्तीफा दे दिया था। चौथा, भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्क हुआ और उसने अपनी सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी निर्माण किया था। अ भारत अपनी विदेश नीति को लेकर बलवान और सतर्क हुआ। भारत को समझ में आ गया कि वह अपने पड़ोसी देश जिनको वह मित्र भी मानता है, उनके ऊपर आँख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। और फिर 1980 में राजीव गांधी के चीन दौरे के बाद से भारत और चीन के संबंध औपचारिक एवं व्यापारिक ही रहे हैं। यह प्रश्न आपको आना चाहिए। हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए। ये आपका चैप्टर आपके अध्याय के 2 भाग खत्म हो चुके हैं। तीसरा भाग शुरू होता है भारत और पाकिस्तान के संघर्ष का कालक्रम। ये भी हम पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं, पर फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1947 में कश्मीर मसले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था, जो कि एक बहुत बड़ा युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। उसके बाद 1900 और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से यह युद्ध सुलझाया गया। 1960 में सिंधु नदी की जल संधि हुई। सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर जो विवाद छिड़ा था वह विश्व बैंक की मध्यस्थता से सुलझाया गया। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर एक तरफा हमला बोला, पहले गुजरात के कच्छ इलाके से
हमने पिछली वीडियो में मैप में समझा था, अगर आपको याद हो तो। और फिर अगस्त सितंबर में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर बड़े पैमाने पर हमला बोला। इसके जवाब में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व के तहत भारत ने पंजाब की तरफ से हमला बोला और लाहौर तक पाकिस्तान में बढ़त बनाई। इसका रिजल्ट क्या निकला? अगर आपसे पूछा जाए कि 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध का क्या निर्णय निकला, तो आप कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस युद्ध का अनिर्णायक अंत हुआ। हालांकि भारत लाहौर तक बढ़त बना चुका था, लेकिन 1965 में इस युद्ध का अनिर्णायक अंत हुआ और लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इनके बीच कौन सा समझौता हुआ? ताशकंद समझौता, रशिया में, रूस में। क्योंकि सोवियत संघ ने भी इसमें मध्यस्थता की थी इस युद्ध के बीच में। लेकिन आपको यह याद रखना है कि कौन सा समझौता कब हुआ था। तो ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ था। और हम अगले प्रश्न में समझेंगे कि शिमला समझौता किस किस के बीच हुआ था। शिमला समझौता हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच 1971 में हुआ था। अब भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध 1971। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यह संघर्ष क्यों शुरू हुआ था और इसे बांग्लादेश युद्ध क्यों कहा जाता है। हमें पता है कि पहले पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। तो 1970 में जब पाकिस्तान के आम चुनाव हुए थे, उनके परिणाम खंडित आए थे। खंडित कैसे आए थे? पश्चिमी पाकिस्तान में जीती थी जुल्फिकर अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पूर्वी पाकिस्तान में जीती थी मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान। परंतु पश्चिमी पाकिस्तान बड़ा हिस्सा था पाकिस्तान का, वहां के नेता चाहते थे कि पूरे पाकिस्तान पर उन्हीं की बढ़त बनी रहे, उन्हीं का अधिकार रहे, वह उन्हीं की सरकार रहे। इसी के चलते उन्होंने मुजीबुर रहमान, जो कि पूर्व पाकिस्तान के नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया और पूर्व पाकिस्तान की जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए पाकिस्तानी आर्मी ने। तो इस वजह से पूर्व पाकिस्तान से भारत में 80 लाख के करीब शरणार्थी आए थे। ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पर संघर्ष शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान के 1970 के आम चुनाव के परिणाम खंडित आए थे और पूर्व पाकिस्तान के साथ पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार अत्याचारी बिहेव करी थी, मतलब गलत बिहेव कर रही थी। अ, कैसे? क्योंकि उन्होंने उनके नेता को ही गिरफ्तार कर लिया था। तो ऐसे संघर्ष शुरू हो गया था। पूर्व पाकिस्तान में मुक्ति आंदोलन शुरू हो चुका था, जिसे भारत ने पूर्ण सहयोग दिया, आर्थिक तौर पर भी और सैन्य तौर पर भी। और क्योंकि भारत सहयोग दे रहा था पूर्व पाकिस्तान को, तो 1971 में क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का युद्ध। तो फिर आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध का क्या परिणाम आया? अब ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वह कितने नंबर का है। अगर वह 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप कहेंगे कि 1971 के युद्ध का यह परिणाम रहा कि बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ और 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता साइन हुआ, अमन घोषित हो गया, शांति घोषित हो गई, है ना? पर अगर आपसे पूछा जाए यह प्रश्न लॉन्ग आंसर में, मतलब दीर्घ प्रश्न उत्तर में पूछा जाए, तो फिर आप लिखेंगे कि 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर अपनी जल सेना, वायु सेना, थल सेना, सब अपनी पूर्ण सेना के साथ आक्रमण बोल दिया था। परंतु भारत ने भी 10 दिन के अंदर ढाका को, बांग्लादेश की जो अब कैपिटल है ढाका, उसको चारों तरफ से घेर लिया और पाकिस्तान को अपने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया था। इस समय पर और भी क्या हो रहा था, यह भी पूछा जा सकता है कि भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि की घोषणा क्यों करी या उस पर हस्ताक्षर क्यों किए?
क्योंकि 1970 के दशक में क्या हो रहा था कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका पूरी सहायता दे रहा था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जब भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, पाकिस्तान ने नहीं अपनाई थी। पाकिस्तान ने अमेरिका का संघ जॉइन किया था। अमेरिका के साथ जाके मिला था, इसीलिए पाकिस्तान को चीन और अमेरिका का पूरा सहयोग था और इस दूरी को बनता देख भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए कि 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ था और शिमला समझौता साइन हुआ था। शिमला शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1971 के युद्ध के बाद और ताशकंद समझौते पर कब हुए थे? 1965 के युद्ध के बाद। अब यह आपके अध्याय का आखिरी भाग है, जिसमें यह पूछा जा सकता है कि भारत की परमाणु नीति क्या रही थी स्वतंत्रता के बाद से। तो आपको इसमें बताना होगा कि नेहरू के नेतृत्व में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर काफी विश्वास रखता था और औद्योगिकरण पर भारत 1940 से ही काम कर रहा था होमी जे भाभा के नेतृत्व में। ठीक है। लेकिन नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे और ये बात हमें पता है क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी में जब अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के तहत परमाणु हथियार डाले थे तो कितनी बर्बादी हुई थी। इसलिए नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे, परंतु कितने ही विकसित और शक्तिशाली देश अणुशक्ति संपन्न थे, परमाणु शक्ति संपन्न यानी जिनके पास परमाणु हथियार थे। तो 1968 में भारत ने परमाणु अप्रसार संधि को मानने से इनकार कर दिया था। 1974 में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। अब यह ध्यान देने वाली बात है, 1974 में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया पोखरान में, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा 1। 1974 पहला सफल परमाणु परीक्षण पोखरान में, नाम था स्माइलिंग बुद्धा 1। भारत की परमाणु नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? यही है, दो बातें हैं कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि को मानने से 1968 में इनकार कर दिया था और 1974 में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। और भारत ने साथ में यह भी कहा था कि इस नीति का वह सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। मतलब भारत की शुरू से ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रही है, हम किसी देश पर पहले परमाणु आक्रमण नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपने पास परमाणु शक्ति रखना चाहते हैं। अभी हमने क्या कहा कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि मानने से इनकार कर दी थी। तो यह सुनकर आपके दिमाग में कुछ प्रश्न नहीं आया कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि मानने से इनकार क्यों किया था? परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या थी? तो इन दो प्रश्नों के उत्तर भी आपको पता होने चाहिए कि परमाणु अप्रसार संधि क्या थी। तो परमाणु अप्रसार संधि यह थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस और कई विकसित देशों ने यह संधि विकासशील देशों पर थोपनी चाहिए, जिसके तहत ये विकासशील देश अपने पास परमाणु शक्ति नहीं रख सकते थे, रखना इल्लीगल होता। लेकिन यह भारत ने क्यों इनकार कर दिया इस पर हस्ताक्षर करने से? सीधी साफ बात यह है कि ये भेदभावपूर्ण थी, यह डिस्क्रिमिनेटरी थी। अभी हमने अभी मैंने आपको बताया कि यह सारे देश परमाणु और अणु शक्ति परिपूर्ण थे, मतलब इनके पास थे परमाणु हथियार। तो फिर यह देश ऐसा क्यों चाहते हैं कि जो विकासशील देश हैं इनके पास परमाणु हथियार ना हो? यह तो भेदभावपूर्ण है। ऐसे तो वह शक्तिशाली ही रहेंगे, स्थायी रूप से लाइक परपेचुअली शक्तिशाली रहेंगे और हमारे पास परमाणु शक्ति नहीं होगी तो हमें डर बना रहेगा कि कहीं वो हम पर आक्रमण ना कर दें, हम वीक माने जाएंगे, कमजोर माने जाएंगे विकासशील देश। तो परमाणु अप्रसार संधि क्या थी? परमाणु अप्रसार संधि संयुक्त राष्ट्र संघ और कई विकसित देशों द्वारा बनाई गई थी, जिसके तहत विकासशील देशों से यह अपेक्षा की जा रही थी कि वह परमाणु शक्ति अपने पास नहीं रखेंगे। 1968 में हालांकि इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया था, बाद में बढ़ा दिया गया था इस संधि को, लेकिन फिर भी भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों इनकार कर दिया था यह संधि मानने के लिए भारत ने, क्योंकि यह संधि भेदभावपूर्ण थी, क्योंकि कई विकसित देश विकसित देशों के पास परमाणु शक्ति पहले से ही थी, वह अणु शक्ति लैस थे।
और 1964 में चीन ने भी अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो अगर अब भारत के पड़ोसियों के पास परमाणु शक्ति है और भारत ऐसी संधि पर हस्ताक्षर कर कर अपने पास परमाणु शक्ति ना रखने से मना कर दे, तो भारत को हमेशा ये डर बना रहेगा कि कहीं मेरा पड़ोसी देश मेरे पर आक्रमण ना कर दे परमाणु शक्ति से। है कि नहीं? और वैसे भी पहले भी भारत के पड़ोसी भारत पर एक तरफ़ा हमला और युद्ध कर चुके हैं, तो ऐसे में अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए परमाणु शक्ति का होना भारत के पास काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसीलिए भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब अध्याय 4 को 3 भागों में समझकर, डिटेल में भी समझकर और शॉर्ट में भी समझकर मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आ चुका होगा। उसके साथ-साथ आपको यह भी समझ आ चुका होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और कौन से वो ऐसे मेन पॉइंट्स हैं, ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको अपने उत्तर में इंक्लूड करनी ही चाहिए, लिखनी ही चाहिए जिनके बारे में अ जो कि प्रश्न का सीधा-सीधा उत्तर हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि यह आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा होगा। आपको सहायता हुई होगी और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।